सारथी। राष्ट्रीय खेलों की आयोजन तिथि पर लगी मुहर 28 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड करेगा मेजबानी। भारतीय ओलंपिक संघ ने किया ऐलान, खेल और खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर। उत्तराखंड में कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान, प्रदेश भर में 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट। सोशल मीडिया सेल ने वेबसाइट की लॉन्च। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का सीएम ने किया निरीक्षण, बोले उत्तराखंड के लिए यह प्रोजेक्ट पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होगा महत्वपूर्ण। विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा प्रदेश सरकार, युवाओं और महिलाओं के लिए चला रही योजनाओं, लोगों को मिल रहा योजनाओं का सीधा लाभ। 15 दिसंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद। हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनी ने सरकार के साथ एमओयू किया साइन। और बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर पर भी स्मार्ट मीटर की ले सकते हैं जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट में स्थित उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की कवायद शासन प्रशासन शुरू कर चुका है। लगातार हो रहे विस्तारीकरण की जद में आ रहे जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास के प्रभावित होने वाले लोगों ने कहा कि अब एक बार फिर प्रशासन हमें बेघर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब अगर उनकी जमीन ली जाती है, इसके बदले हमें जमीन और रोजगार दिया जाए। एक बार एयरपोर्ट ने रात जिनने हमारे रिजन कर दूसरी बार वो नीचे रिपोर्ट के 2.5 बीघा वहाँ से चली थी। अब तीसरी बार एक और आ गया था। ये भूत ही एयरपोर्ट का एक भूत और है। पीडब्ल्यूडी ने हमारी जमीन रोड के लिए एक्वायर कर दी, 6 लाइन बन गई। वहाँ भी हमारे आगे सब जा रही जमीन, पीछे सब जमीन जा रही। तो सरकार की नीति कुछ ऐसे है ही नहीं। सरकार बोली हाँ जमीन का मतलब जमीन, हम तो एक ही मांग रहे कि जमीन के बदले जमीन। बाकी जो मेरे लोग जितने परिवार 5-7 परिवार जो छूट रहे हैं, हम जाएंगे तो सब लोग एक साथ जाएंगे। 30 साल लगभग हो गए सेना में नौकरी करते हुए, और मेरा घर यहाँ बैठूर वाला में है। और जैसा कि हम लोग सबको पता है, इसका विस्तारीकरण चल रहा है, जिसमें हमारी जमीन और दुकान और मकान भी इसकी जद में आ गए। तो हमको एक तरह से खुशी की है कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे अच्छा लगेगा, लोग आएंगे हम रिटायरमेंट के बाद। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां बीते सितंबर माह में हुए बेटे की मौत के मामले में जांच आगे न बढ़ने को लेकर सीओ सदर अनुज कुमार से गुहार लगाई है। पीड़ित पिता डंडा मल्ला गांव निवासी चंडी प्रसाद ने बताया कि 5 सितंबर को बेटे की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। मामला राजस्व पुलिस में दर्ज कराया गया था, जहां से उसे स्थानांतरित होकर रेगुलर पुलिस के पास पहुंच चुका है। उन्होंने विस्तार से पूरा वाक्य बताते हुए पुत्र की मौत मामले की जाँच करने की मांग की है, क्योंकि उसकी हत्या किए जाने की आशंका है। ये वहाँ गया था लड़का, वहीं रहता था, उसी के सामने गौशाला में काम किया उसने 8 महीने नौकरी, और रहना खाना उनके यहाँ था। और उन्हीं के यहाँ से शाम को मेरे को मैसेज आया, फोन किया था कि ये यहाँ रखा है, हमसे झगड़ रहा है। और सुबह हमें नदी नयार के किनारे में सब मिला, बल्कि मेरे को तो सड़क पे मिला। नदी नयार से मैं नहीं लाया, पट्टी पटवारी लोग लाए होंगे, मैंने नदी में नहीं देखा। मैंने तो यात्री सेट पे देखा केसरपुर में, मेरे को वहाँ बुलाया गया। पीड़ित परिवार जो है अभी हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है, जिसमें उनका जो अभियोग पंजीकृत है, जो पहले राजस्व क्षेत्र में था, तो वो अब रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हो गया था। तो अभी उसमें विवेचना प्रचलित है, विवेचक से भी बात हो चुकी है, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ठोस विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और विवेचक को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द जांच कंप्लीट करके और सभी विवेचनात्मक पहलुओं को कंप्लीट करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट दी जाए।
अगली खबर की ओर खबर देहरादून से है, जहां लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने यमुना कॉलोनी स्थित विभागीय कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले मातहत अधिकारियों कर्मचारियों ने नवागत अधिकारी का स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करते हुए प्रमुख अभियंता ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। कहा, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारने पर जोर रहेगा, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके। जो उसमें और जो एक्सक्लूसिवली हॉर्टिकल्चर वाले उसमें है, उसमें वो वाले रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उनका क्रियान्वयन हो। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है। तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको ख़त्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पर उतरे, जितने हमारे इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो चीज़ें होनी है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां साइबर फ्रॉड न सिर्फ आमजन के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आए दिन साइबर फ्रॉड के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई के साथ जागरूकता फैलाने का भी काम कर रही है। इसके संबंध में साइबर सीओ देहरादून ने बताया कि अक्सर लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के दौरान एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जाती है। इस एप्लीकेशन के आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते ही यह आपकी निजी जानकारी जैसे कॉल डिटेल, SMS को प्राप्त कर लेता है, जिससे आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया वेबसाइट इस्तेमाल करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकें। तो सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। और जागरूकता है तो जैसे सवाल था कि बताना चाहूँगा कि क्योंकि शादी का सीज़न है, विंटर सीजन में काफ़ी शादियाँ होती हैं, जिस क्रम में हमने देखा है कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो काफ़ी सक्रिय हो गए। उन्होंने इस सीज़न में क्या किया है कि वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर वो कुछ APK फाइल्स भेजते हैं। APK फाइल का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज किट। तो इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके फ़ोन में एक ऐप होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहे चौड़ीकरण के कार्य किए जाने के अंतर्गत अब नरीमन तिराहे सिगौला पुल तक 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसकी जद में लगभग 50 पक्के मकान अतिक्रमणकारियों के आ रहे हैं। लिहाजा जिला प्रशासन ने 15 दिन का समय देते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को स्वतः अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, नहीं तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। का रोड है वो NHA के पास है और इसकी कुल चौड़ाई 24 मीटर है ROW के साथ। तो इस रोड को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए चिन्हीकरण कर दिया गया है और लगभग 50 मकान के आसपास इसमें चिन्हित किए गए हैं। और जो भी अतिक्रमणकारी हैं इनको 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। यदि ये खाली नहीं करते हैं तो इनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हटवाया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां विधायक सुमित हरदेश ने राज्य सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा, यदि जिला पंचायत अध्यक्ष ही प्रशासक बनना था तो ब्लॉक प्रमुखों में ही क्या कमी थी। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानों को भी प्रशासक क्यों नहीं बनाया गया। आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र के तहत सरकार द्वारा किया गया काम है। दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने यह गलत परंपरा शुरू की है। आरोप ये भी लगाया कि भाजपा से जुड़े अधिकांश जिला पंचायत सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए ऐसा किया गया है, इसलिए प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों में इस सरकार के खिलाफ रोष है। और बताइए बाकी आप लोग ठीक हैं? पत्रकारों का प्रशासक किसको बना? तो ये कहना है कि चलो आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया, अरे तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी?
ग्राम प्रधानों में क्या कमी थी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। ये तो सोची समझी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सबको बैठाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत एक इन्होंने चीज़ चलाई है और इसका सख्त विरोध कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे। और मेरी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो आज सारे प्रधान संगठन जो हमारे हैं, जिला पंचायतों के संगठन जो हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायतों के संगठन हैं और जितने ये निर्वाचित और जीत के आए हुए लोग हैं उनके साथ। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। तहसील दिवस में कुल 54 शिकायतें आई। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित है, खासतौर पर चक्रोड, पैमाइश और उसके अलावा जल निगम तथा पुलिस से संबंधित शिकायतें आई। अवैध कच्ची शराब की बिक्री तथा किसानों के ट्यूबवेल से विद्युत मोटर चोरी के जाने के संबंध में भी शिकायतें आई। इसके अलावा सड़कों और नालियों की सफाई से भी संबंधित कुछ शिकायतें आई हैं। पूछने उनसे सारी बिजली भाग टोटल जो तहसील दिवस पर 54 शिकायतें हमारे पास आई है और मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो चक्रोड की है, पैमाइश की है और पानी है, चाहे वो जल संस्थान हो चाहे जल निगम हो, और जो आपका जो मीटर चोरी है या जो कच्ची शराब है, इसी तरह की जो शिकायतें हैं, मिली जुली शिकायतें हैं। कुछ नगर पालिका से हैं, कुछ नगर पंचायत से हैं, मिली जुली शिकायतें हैं और जिनके निस्तारण हेतु मैंने जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया है और हम ये पत्र भी भेज रहे हैं जो हमारे पास आपका शिकायत आई है। और क्योंकि शिकायतें सारी ग्राउंड की हैं तो इसलिए मौके पे जांच करके ही इनका निस्तारण संभव है। देखिए, इसमें जो लेटर गया था, हालांकि मैंने आज बता दिया है कि सभी डिपार्टमेंट को, चाहे वो आबकारी हो चाहे पुलिस हो, सभी को लेटर इसमें भेजना है। तो हो सकता है कि उनको लेटर ना गया हो और जिनको लेटर गया था वो सारे कार्मिक हमारे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात निरीक्षक ने कड़ी चालानी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर रामपुर रोड, सिंधी चौराहा, रेलवे बाजार और काला डूंगी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में टुक टुक और टेम्पो रिक्शा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इन स्थानों पर थ्री व्हीलर वाहन चालकों द्वारा लगातार यातायात प्रभावित करने के कारण चालान किए गए हैं। यातायात निरीक्षक ने बताया कि इन स्थानों पर भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे हमारे द्वारा टुक टुक जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर ये जो बीच का इलाका हमारा ज्यादा भीड़भाड़ वाला पीक वाला भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसमें जीरो जोन किया गया था प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा और टुक टुक रिक्शाओं के लिए। बार बार निर्देशित करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद भी इनके द्वारा इसमें वाहन चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ विशेषकर अभियान चलाया गया है और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से हमारे द्वारा बिना डीएल, बिना नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों के लगभग 10 वाहन सीज करके फायर सर्विस में भेजे गए हैं और ऐसे लगभग 20 वाहनों के चालान किए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी समेत पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिसके सिर पर छत नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने ठंड से निपटने और इन लोगों को सहारा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, जिसको लेकर गोपाल राम बिनवाल अपर नगर आयुक्त ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई। करीब 5 रेन बसेरे पहले से ही तैयार हैं। इसके साथ ही एक कम्युनिटी हॉल डालनवाला में भी है। इसके साथ ही 51 ऐसी जगह हैं जहां नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है। लकड़ी का टेंडर भी हो गया है और रेन बसेरे में नए कंबल, रजाई आदि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर वगैरह अवेलेबल हैं। नगर निगम की ओर से पूरी तैयारी है। हमारे पास 5 रेन बसेरा जो लगातार सर्दियों के टाइम पे या बरसात के टाइम पे लोगों के रुकने के लिए है, पर्याप्त व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त एक रेन बसेरा के रूप में कम्युनिटी हॉल हमारा डालनवाला में भी है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे भी हम बढ़ा सकते हैं।
और यदि आवश्यकता हो तो कोई विद्यालय इत्यादि भी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में पर्याप्त इन्हीं रेलवे शहरों में जो लोग आते हैं, जो जाड़ों के टाइम पे इधर उधर सड़कों पर रहते हैं, तो उनको रुकाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के लालपानी क्षेत्र में मां शक्ति फाउंडेशन द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर लॉयंस क्लब कोटद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नेगी परिवार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटी सी उम्र में ही संचालक रजत नेगी जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। वह कई लोगों को देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ लाकर उन्हें नशे से दूर करके ठीक कर दोबारा जीवन जीने का सही रास्ता दिखा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के वातावरण और सुविधाओं को देखकर ऋतु खंडूड़ी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपने संबोधन में समाज को नशे से दूर रहने का आग्रह किया और साथ ही अपने आसपास के लोग जो नशे के आदी हैं उनसे भी नशा छोड़ने का आह्वान किया। मां शक्ति फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। और मुझे बहुत खुशी हुई, एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे को मैं यहाँ मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से ठीक होके गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या के क्या कारण है यह बात साफ नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी के अवलोकन के बाद पहले आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने हत्या करना स्वीकार किया। वहीं अपने दूसरे साथी अर्जुन के भी हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की गई। आरोपी अर्जुन की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी अर्जुन को भी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 लोग का आपराधिक इतिहास पहले से है और जेल में रहे। तो एक घटनाक्रम जो 2018 में हुआ था कैशवैन लूट का, साथ ही साथ एक मलकीत हत्याकांड हुआ था डोईवाला में। तो ये सब लोग अलग अलग घटनाओं में थे, लेकिन जेल में जब वो गए तो उनका कहीं ना कहीं एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो माइंडसेट होता है, तो इनकी आपस में मुलाकात हो गई और जब जेल से बाहर आए तो कहीं ना कहीं अपने अन्य व्यवसाय में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई किसी अन्य चीज़ों में लग गया और एक दोस्ती इनके बीच में बन गई थी। आज 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचा होगा, चूँकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उससे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैशवैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से, जहां विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आज विकासनगर और सहसपुर में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों के साथ सामाजिक संस्था से जुड़े लोग शामिल हुए। विकासनगर शहर में डाक पत्थर रोड से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार होते हुए बाबूगढ़ चुंगी पर जाकर समाप्त हुई। इस जन जागरूकता रैली में दिव्यांगों को रोजगार और शिक्षा की मांग की गई। दूसरी ओर सहसपुर में आकाश विकलांग सेवा समिति द्वारा भी कार्यक्रम और जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहाँ दिव्यांगों की अगुवाई कर
अगुवाई कर रहे सुंदर थापा ने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, दिव्यांगता को अवसर देने की जरूरत है। रैली निकाली है। रैली हमने ढाकी से सहसपुर ब्लॉक तक निकाली है। ये जागरूकता रैली है जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है और ये आज का दिन हमारा ही होता है और हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं समाज को कि हम भी समाज का एक अहम हिस्सा है, हमारी भी भागीदारी उतनी है समाज में जो सामान्य लोगों की है और हमें खुशी होती है कि इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करते हैं और एक जागरूकता फैल रही है। जिस तरह से पहले विकलांग लोगों को अभिशाप माना जाता था, अब वो अभिशाप खत्म हो रहा है समाज में। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर गदरपुर से है, जहां विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हमले चिंता का विषय है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू का शोषण हो रहा है वह निंदनीय है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, कटोगे तो आपको बता दें बटोगे तो कटोगे, वह बिल्कुल सही नारा है। नारा नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी का मूल मंत्र है। हम उसका समर्थन करते हैं। भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार को लेकर नजर बनाए हुए है। सही समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनसे ज़्यादा संवेदनशील प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे यानी वहाँ के हिंदुओं पे बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, वहाँ जनहानि हो रही है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यही वजह है कि आज वहाँ के हिंदू भी सड़क पे अपनी रक्षा के लिए, अपने हकों के लिए इकट्ठे होने चालू हुए हैं। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि जो हानि हो गई है वो तो लौट के नहीं आएगी, लेकिन आगे ढाका में, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। देश से अगल बगल जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनमें जो दुर्घटनाएं घटती हैं, उनसे हमारे देशवासियों को और सरकार को सीख लेना चाहिए। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसीलिए कहा है अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, बांग्लादेश में वर्तमान में चल रहा है, इसको देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये स्लोगन दिया है, ये स्लोगन नहीं है, ये जीवन का मूल मंत्र है। इसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम इनके मंत्र का समर्थन करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। क्योंकि देखो भाई, हिंदू कभी हिंसक नहीं होता और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हम आपस में भाई हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या किसी भी जो बाहरी मुल्क हैं, उनमें से जो मुस्लिम यहाँ आके बिना अनुमति के आके यहाँ घुसपैठिया बन के रहते हैं, हम उनके विरोधी हैं। तो उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के आगरा से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा से यह बड़ी खबर। टूरिज्म विभाग के पास मेल से भेजी गई है धमकी। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आगरा से आपको दिखाना है। ताजमहल में सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा पुलिस चेकिंग कर रही है। आपको बता दें, मेल के माध्यम से ये धमकी मिली है। टूरिज्म विभाग के पास मेल भेजकर ये धमकी दी गई है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखाने, धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई है ताजमहल की सुरक्षा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ताजमहल में सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा पुलिस चेकिंग कर रही है। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, टूरिज्म विभाग के मेल पर एक मेल आता है और उसमें धमकी दी जाती है कि ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी यहाँ पर साफ तौर से दी गई। धमकी मिलने के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं कि जो सीआईएसएफ के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो पूरा फोर्स यहाँ पर ताजमहल में डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पहली बार धमकी नहीं मिली है और इससे पहले भी कई बार
अलग अलग तरह से ताजमहल को उड़ाने की धमकी आती है, तो उसको चलते यहाँ पर कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती है। पूरी तरह से ताजमहल का कोना कोना चेक किया गया। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने सीआईएसएफ की टीम के साथ पूरा चेक किया। और वहीं जो सर्कल के एसीपी हैं अरीब अहमद, उन्होंने कहा कि तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास ये मेल आई थी। जब मेल चेक की गई तो उसके बाद यहाँ तो पूरी तरह से सुरक्षा करी गई और पूरे ताजमहल की चेकिंग की गई। फिलहाल ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं मिली है और अब जो पुलिस की टीम है वो मेल करने वाले की तलाश कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो टूरिज्म विभाग को मेल के द्वारा ये धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का